नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल पश्चिम बंगाल में एसआईआर विरोध को लेकर ममता बनर्जी के चेतावनी के बाद की भविष्यवाणी पर होगा। ममता बनर्जी ने आज केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि हड़बड़ी में एसआईआर कराकर बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। बीएलओ को धमकाया जा रहा है। देश भर में बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि बीजेपी ने अगर बंगाल में उन्हें परेशान किया तो पूरा देश हिला देगा। अब ममता बनर्जी की भविष्यवाणी है कि केंद्र की सरकार 2029 से पहले ही गिर जाएगी। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के बढ़ते विरोध से पश्चिम बंगाल के राजनीतिक तापमान का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि एसआईआर तो पूरे देश में हो रहा है, 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल के भीतर हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में अभी आधा फॉर्म ही डिजिटाइज हो पाया है और 14 लाख वोटर्स गायब मिले, यानी पूरा जब होगा तब कितने वोटर्स निकल पाएंगे। इसी से घबराकर ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है। उधर कांग्रेस भी लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है। कांग्रेस और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर ही विशाल रैली करने वाली है। हालांकि तब तक 12 प्रदेशों में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट भी आ चुकी होगी और दावे आपत्तियों का समय शुरू हो चुका होगा। लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर के पीछे की मंशा को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी ही अलग अलग अर्जियां भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं और जिन पर दिसंबर में अलग अलग तारीखों पर सुनवाई की जाएगी। उधर पिछले 22 दिनों में अब तक 50 करोड़ 67 लाख में से 50 करोड़ 50 लाख वोटर्स को फॉर्म बांटे जा चुके हैं और जिसमें से 32 करोड़ 23 लाख यानी करीब करीब 63% फॉर्म वापस मिले हैं और वो डिजिटाइज भी हो चुके हैं। यानी अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन इस बीच एसआईआर पर तमाम सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। देश में वोटर लिस्ट सुधार के लिए चल रही एसआईआर में अब 8 दिन का वक्त बचा है। 99% से ज्यादा फॉर्म बढ़ गए, 50% से ज्यादा डिजिटाइज भी हो गए, लेकिन ना तो अदालत में इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई थम रही है और न पश्चिम बंगाल में सियासत थम रही है। कांग्रेस पार्टी तो रोज सड़कों पर उतरकर एसआईआर को वोट चोरी का हथकंडा बताते हुए प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा के शहरों से लेकर राजधानी चंडीगढ़ तक युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारी रोज विरोध जता रहे हैं। उधर ममता बनर्जी अपने राजनीतिक मंचों से लगातार एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमले कर रही है। कल बोनेगांव की रैली में ममता ने केंद्र सरकार को हिला डालने की चेतावनी दी थी। अब 2029 से पहले सरकार गिर जाने की भविष्यवाणी की है। যারা ভাবছে আজকে ক্ষমতায় আছে কাল থাকবে না, তোমরা 29 কোনো ভাবেই আসবে না, তার আগেও তোমার গভর্নমেंट পড়ে যেতে পারে। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। दरअसल एसआईआर विरोध के पीछे ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप है कि प्रक्रिया हड़बड़ी में की जा रही है। जगह जगह से बीएलओ जो आवाज उठा रहे हैं कि कई जगहों पर 2003 का वोटर लिस्ट अपलोड नहीं है। फॉर्म बांटने और समेटने के लिए वक्त बहुत कम रखा गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से सर्वर डाउन रहने से समय बर्बाद हो रहा है। कई जगह बीएलओ पर दबाव भी बनाया जा रहा है। नतीजे में बीएलओ सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी जान दे रहे हैं। हर केस में हमारा पास पूरा रिकॉर्ड है, जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? ममता बनर्जी की शिकायत को कांग्रेस का साथ भी मिल रहा है। राहुल गांधी दावा करते हैं कि देश में 16 बीएलओ जान दे चुके हैं।
तो खड़गे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा हो चुकी है और काम के बोझ से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। डीएमके नेता तो 7 राज्यों में बीएलओ की आत्महत्या के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग मौत की इतनी घटनाओं की पुष्टि नहीं करता और आयोग कहता है कि 12 प्रदेशों में 5 लाख बीएलओ काम कर रहे हैं, जिन्हें रोज औसतन 50-60 फॉर्म अपलोड करना है। मंगलवार तक 50 करोड़ 54 लाख से अधिक फॉर्म बांटे जा चुके हैं और 28 करोड़ 72 लाख से अधिक डिजिटाइज भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 80,600 बीएलओ, 8,000 सुपरवाइजर और 3,000 एईआरओ के साथ 294 एईआरओ प्रक्रिया में जुटे हैं और बंगाल में अब तक करीब 14 लाख फॉर्म बांटे गए, फॉर्म वापस नहीं मिले, जिसके वोटर या तो मर चुके हैं या दोहरे वोटर हैं या फिर हमेशा के लिए कहीं चले गए। बीजेपी कह रही है कि ये वोटर कोई और नहीं, अवैध बांग्लादेशी थे, जिनके भारत छोड़कर भागने की तस्वीरें लगातार दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि फर्जी वोटर की मदद से सत्ता तक पहुंच रही ममता बनर्जी एसआईआर से इसीलिए घबराई हैं क्योंकि अब वोटर लिस्ट साफ सुथरी बन रही है। चुनाव में हार जाएंगी। क्यों? वो जो फेक वोटर जिनका हक नहीं हिंदुस्तान का वोटर बनना, उनका वोटर लिस्ट में शामिल करके एक वोटर के 80 प्लेस पर नाम रख दिया। वो पांडवेश्वर का 80 एक टीएमसी वर्कर का, ऐसा बहुत वोटर बना के रखा। बीजेपी बता रही है कि 2019 में ममता के पास 43.7% वोट शेयर थे और बीजेपी के पास 40.6% और टीएमसी को 17,03,000 वोट अधिक मिले थे। 2021 में ममता के पास 48.6% वोट शेयर थे तो बीजेपी के पास 38.1% और तब टीएमसी को 60 लाख वोट अधिक मिले थे। 2024 में ममता के पास 46.2% वोट शेयर थे तो बीजेपी के पास 39.1% और टीएमसी को 42 लाख वोट अधिक मिले थे। बीजेपी कह रही है कि अभी सारे फॉर्म भी जमा नहीं हुए हैं और 14 लाख फर्जी वोट कटते दिख रहे हैं, तो अनुमान है कि फाइनल सूची तैयार होते होते इतने फर्जी वोटर हट जाएंगे जो टीएमसी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 3 विधायक से 77 विधायक जीत गया उनके सामने, और इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। ममता दीदी को जो बोलना है बोलते रहे। हालांकि पिछले 2 चुनावों से पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच वोट प्रतिशत में अंतर 10% से घटकर 7% तक ही पहुंचा है। लेकिन अगर एसआईआर में वोटर घटे और बीजेपी 2019 के प्रदर्शन के करीब पहुंची तो टीएमसी के लिए मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि एसआईआर के खिलाफ सबसे तेज विरोध बंगाल में दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। तो एक बार फिर बिहार चुनाव के बाद एसआईआर के मुद्दे को लेकर मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस बार पश्चिम बंगाल निशाने पर है। हर बार चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इसी तरीके से राजनीतिक सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे, लेकिन इस बार की एसआईआर की प्रक्रिया अलग होगी, यह चुनाव आयोग का कहना था। लेकिन लगता है कि उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्वयं प्रकाश पुरोहित भूमिका रखेंगे, प्रोफेसर संगीत रागे भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर रंजीत मीना, ये अध्यक्ष है राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत संगठन के अध्यक्ष है और ये खुद बीएलओ का ये संगठन चला रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आमतौर पर जो शिक्षक है उन्हें बीएलओ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हीं लोगों को घर घर जाकर फॉर्म देने भी है, इकट्ठा भी करने हैं और उसके साथ साथ आरोप भी इसी बात को लेकर लग रहे हैं कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से शायद आत्महत्या हो रही है, मौतें भी हो रही है। यह भी आरोप एक तरीके से लगाया जा रहा है। चर्चा शुरू करने के पहले 3 सवाल मेरी तरफ से दंगल में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या जल्दबाजी में एसआईआर से हो रही मौतों को लेकर विपक्ष का आरोप सियासी है? क्या एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी में हो रही है इसलिए मौत हो रही है, लेकिन क्या आरोप सियासी है? यह भी एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल, एसआईआर विरोध में देश हिलाने की ममता बनर्जी की धमकी के क्या मायने रखते हैं, किस तरीके से देश हिलाया जाएगा, यह भी सवाल हम पूछेंगे। और आखिरी सवाल, क्या संसद के शीतकालीन सत्र में वोट चोरी और एसआईआर सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभर कर सामने आएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि इस पूरे मामले को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन बनेगा।
आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी इसका जवाब देंगे कि आखिरकार इसकी मंशा क्या है। क्या शीतकालीन सत्र में इसी मुद्दे पर ज्यादातर चर्चा होगी। लेकिन प्रदीप भंडारी, जल्दी से पहले आपके पास, क्या कम से कम पार्टी के तौर पर आप इन बीएलओस को देखेंगे? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, जो लिस्ट नजर आती है अब उसके पीछे के कारण हर कोई अलग अलग तरीके से कह रहा है। पश्चिम बंगाल के भीतर टीएमसी कह रही है कि 20 से ज्यादा मौतें हुई है, राहुल गांधी का ट्वीट है 16 मौतें हुई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश से 6 खबरें आई है कि बीएलओ काम करते समय मौत हो चुके हैं, गुजरात से 5, राजस्थान से 3, केरल से 1, तमिलनाडु से 1 और उत्तर प्रदेश से 2। 5 लाख बीएलओ है, मैं समझता हूं, लेकिन एक की भी मौत होना ठीक नहीं है। क्या कम से कम इस बारे में सोचने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी जाएगी कि ज्यादा प्रेशर हो रहा है? साहिल जी, मैं आपने बीएलओ की बात करी तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, और आपने बिल्कुल सही बात करी कि भाई प्रेशर हो रहा है। ये वीडियो है दीपक महतो बीएलओ का। इस बीएलओ को तृणमूल कांग्रेस का नेता जमीरुल मोहल्ला ने इस बात की धमकी दी कि अगर इसने कोई भी फर्जी वोटर को वोटर लिस्ट से हटाया तो ये इसको जान से मार देगा। तो प्रेशर असली जो मौतों का हो रहा है, जो मेंटल प्रेशर हो रहा है, वो एसआईआर एक्सरसाइज का नहीं, परंतु इस तरीके की धमकी जो ये बीएलओ बेचारे दीपक महतो और तमाम बीएलओ को तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, वो है। अब अगर आप मेरी बात में नहीं विश्वास रखते तो मैं आपको आज तक बांग्ला की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, आज ही की है। ये आज तक बांग्ला की रिपोर्ट है आज की, जिसके अंदर ये पता चलता है कि सफीकुल शेख नाम का व्यक्ति है, ये आज तक बांग्ला है, जिसका 6 जगह नाम सफीकुल्ला शेख होता है। एक राहुल शेख करके व्यक्ति है, उसका 10 लोगों का नाम राहुल शेख होता है। तो ये इस तरीके की बंगाल की स्थिति इस वक्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक की बांग्ला की रिपोर्ट कह रही है। आज संविधान दिवस है, आप संविधान में इतना विश्वास रखते हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, संविधान के पहले 3 अक्षर कहते हैं साहिल जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वी द पीपल ऑफ इंडिया के हक की बात हम सब कर रहे हैं, तो ये वी द घुसपैठियों की बात क्यों कर रही है तृणमूल कांग्रेस? वो इसीलिए वी द घुसपैठियों की बात कर रही है क्योंकि भले ममता बनर्जी हो गई जो ये कहती है कि भाई बंगाल के अगर में कुछ हुआ, घुसपैठी हटे तो देश जला देंगे, वो संविधान में नहीं परंतु घुसपैठी वोटर को प्रोटेक्ट कर रही है। एक और रिपोर्ट देखिए जरा, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये भी पिछले 48 घंटे की है, ये आपका सिस्टर इंग्लिश चैनल है। इसमें ये कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस का एक वर्कर बीएलओ को थ्रेटन करता है कि अगर तुमने किसी का भी नाम एसआईआर में हटाया जो हमारा वोटर है या कोई मान लीजिए फर्जी वोटर है तो हम तुमको स्लॉटर कर देंगे, काट डालेंगे। सदीकुल्ला चौधरी तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति कहता है कि जला दिया जाएगा। और ममता बनर्जी आपने बंगाल आज तक बांग्ला की रिपोर्ट दिखाई, 10 सेकंड तो एक रिपोर्ट मैं भी आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि अगर आप न्यूज रिपोर्ट कोट कर रहे हैं तो कुछ रिपोर्ट मैं भी आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। देखिए, ये है तरफदार है, पैरा टीचर है, प्रोफेशनल है, बीएलओ है, बूथ 201 की नदिया चोपड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, और सुसाइड उनकी डेड बॉडी पाई गई, डेथ बाय हैंगिंग, मतलब अपने आप को उन्होंने फांसी लगा ली थी, और उनका सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के भीतर उन्होंने लिखा है, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ, I have never been involved in politics. My family is financially stable, but I cannot bear the inhuman pressure for such a minor job. I am mentally shattered. ये सुसाइड नोट है उनका, ये भी यहां पर नजर आ रहा है प्रदीप भंडारी। और आज तक बांग्ला पर आप बाकी रिपोर्ट भी वहां पर देख सकते हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा एक खबर इस वक्त आ रही है, वो जरा लोगों को बता दीजिए। इसमें आपने मुझसे मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक खबर इस वक्त आ रही है। नहीं 10 सेकंड ये उसी का जवाब, चलिए 10 सेकंड। यार आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है और आप क्राइम भी आप बहुत अच्छे से मुंबई के भी कवर करते हैं, आपको पता है कि ऐसा जरूरी थोड़ी कि उसने सुसाइड नोट लिखा हो या उससे लिखवा दिया हो, क्योंकि जब प्रदीप कार करके एक बीएलओ था जिसको तृणमूल कांग्रेस ने कहा था, इसी तरीके से उसका परिवार सामने आया था और उसने कहा था कि भाई इसको तृणमूल कांग्रेस प्रेशर कर रही है। तो बंगाल के अंदर ये षड्यंत्र हो रहा है क्योंकि 80,681 बीएलओ में से सबके सब चाहते हैं कि घुसपैठिया जिसने अपने आप को फांसी लगा ली, उसके सुसाइड नोट पर हम भरोसा नहीं रखेंगे। अगर गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा या पॉलिटिकल बयानबाजी पर आप भरोसा रखेंगे। जांच तो होनी चाहिए ना, मानते हैं ना, जांच होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन जरा खबर आ रही है, वो जरा एक बार देख लेते हैं। क्या जल्दबाजी में एसआईआर से हो रही मौतों को लेकर विपक्ष का आरोप सियासी, ये जो हमने सवाल पूछा था। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन की कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और
यह कहा गया है उस चिट्ठी के भीतर कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुरक्षा में चूक पर चिंता जताई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 24 नवंबर को सीईओ पश्चिम बंगाल के दफ्तर में सुरक्षा में चूक हुई है। जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमीशन के सीईओ उनके दफ्तर में चूक हुई है। इससे चुनाव आयोग के सीईओ, असिस्टेंट सीईओ, जॉइंट सीईओ और डेप्यूटी सीईओ और बाकी कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा साफ नजर आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों को दफ्तर में, घर में और कहीं आने जाने के दौरान सख्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अगले 48 घंटे में एक्शन टेकन रिपोर्ट दी जाए। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के जो कर्मचारी पश्चिम बंगाल के भीतर है उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। और यह आरोप एक तरीके से लगाने की कोशिश है कि उनके जान को खतरा है। यह आरोप भी एक तरीके से लगाने की कोशिश यहां पर हुई है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव आयोग के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी मिल सकती है, खतरा है, इस तरीके का आरोप चुनाव आयोग एक तरीके से लगा रहा है। सुरक्षा मुहैया की जाए उनको। नहीं, चुनाव आयोग तो चुना लगा रहा है पूरे देश को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग का काम है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। मगर निष्पक्षता कहां रह गई है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके अपनी ऑफिस में मतुआ समाज के लोगों को आईडी कार्ड बांट रहे हैं पैसे लेकर के कि हम आपको नागरिकता देंगे। होम मिनिस्ट्री का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में खोल लिया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जब परसों घेराव हुआ था, किन्होंने किया था? बीएलओ ने किया था। 17 से ज्यादा बीएलओ पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में 32 से ज्यादा लोगों की अभी तक मतलब मैं हत्या ही कहूंगा। ये इसका सीधा आरोप ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर है कि इतनी क्या हड़बड़ी है भाई, इतनी क्या हड़बड़ी है। बीजेपी कह रही कि आप जो धमकी दे रहे हैं ना उसके वजह से प्रेशर आ रहा है। उसके ऊपर इतना प्रेशर है मुझे नहीं क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी का आरोप है कि जो बीजेपी का आरोप है कि आपके विधायक जो धमकी देते हैं ना, बीजेपी का आरोप है कि जो आपके विधायक धमकी दे रहे थे ना कि गलत नाम डालेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं बीएलओ को, उसके वजह से हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगाया हो रही है। अगर ये सुनिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं साहिल जी। द इलेक्शन कमीशन हैज चेंज द रूल ऑफ अपॉइंटिंग बूथ लेवल ऑफिसर, जिसके ऊपर 2023 में यह था कि जिस बूथ का जो एजेंट है, बीएलए की बात कर रहा हूं, उसको इन्होंने चेंज कर दिया चोरी छुपे चुपचाप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बीएलएज नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो बड़ी बड़ी बात की थी पिछली बार, अब की बार 200 पार 77 में गाड़ी अटक गई थी। धमकी दोगे? उसके बाद में लोकसभा, सुनिए ना, लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, सीटें नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को गोदी में बिठा करके आपने हरियाणा जीता, आपने महाराष्ट्र जीता, 2000 सुनिए ना, बंगालियों की हत्या का प्रयास कर रहे हो और बंगाली को आपके नेता मेरी बात। अरे भाई, मेरी बंगाली और आप बंगाली, आप लोग कब से बंगालियों के बारे में सोचने लगे? आपकी नजर में तो बंगाली बांग्लादेशी है। आपके नेता बोलते हैं पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार, गृह मंत्री। देखिए, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने एक लेटर लिखा मेरे को, नहीं, अगर आप साहिल जी, अगर ये करेगा, ये सवाल करेगा, बात खत्म करने दीजिए। इसके बीच में नहीं बोला, डिस्टर्ब होगा तो फिर बातें आगे नहीं बढ़ पाएगी। बाकी लोगों को भी बात करनी। अगर इस तरह से फिर चलिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित आपकी बात खत्म। आप सवाल करेंगे, मैं जवाब आपकी बात खत्म करिए। कौन है सवाल करने वाला? नहीं, मेरी बात इतनी सी है, मेरी बात बहुत छोटी है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जिस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को रेफरी जो होता है उसका काम है मैच के अंदर में अगर इंपायर उनका फेवर लेगा, पाव में बॉल लगती है, एलबीडब्ल्यू विकेट, तो ये वाला काम अगर ये करेंगे, अगर घेराव बीएलओ ने किया तो उनको जान से खतरा हो गया। मैं पूछता हूं, रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं नाम ले रहा हूं सजल घोष, भारतीय जनता पार्टी के नेता सजल घोष वहां जाकर घेराव करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने और वो नारा लगाते हैं। उस समय भाजपा चुप रहती है? उस समय भाजपा चुप रहती है क्या? अरे सुनिए ना, धमकी को देखिए, पॉलिटिकल झगड़ा अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पर प्रदीप भंडारी, देखिए डॉक्टर रंजीत मीना हमारे साथ में, आप घुसपैठिए कर रहे हैं।
हाँ, घुसपैठियों का संरक्षण कर रहे हैं आप। पूरा देश देख रहा है मीडिया पे रिपोर्ट कैसे जरा एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट। अमित शाह कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठ करके देखिए पॉलिटिकल लड़ाई छोड़िए, ग्राउंड पर बीएलओ क्या फेस कर रहा है वो भी जरा सुन लेते हैं। डॉक्टर मीणा हमारे साथ में है, ये अध्यक्ष है राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के। जरा दोनों को शांत करिएगा प्लीज। डॉक्टर मीणा से पूछ लेते हैं कि क्या सचमुच में बीएलओ पर प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश की 2003 में भी एक ही महीने का समय दिया गया था, लेकिन तब फर्क सिर्फ इतना था कि एक ही बार जाकर बीएलओ को फॉर्म भरवाना पड़ता था कि आपके घर में कौन है, क्या है, कितने वोटर है, कैसे हैं, आपके परिवार में बाकी लोग कौन है, और इसी एक बार फॉर्म भर के आपका काम हो जाता था। 2003 में एक बूथ पर 600 से 700 वोटर हुआ करते थे, जो आज 900 से 1000 हो गए हैं। और बीएलओ को 3 बार कम से कम, नए तरीके से अगर देखा जाए तो 3 बार जाना पड़ेगा एक घर में। आपको क्या सचमुच में प्रेशर किया जा रहा है जिस तरीके से बातें हो रही है? जरा आपकी बात बता दीजिएगा, क्योंकि आप बीएलओ के तौर पर काम कर रहे हैं, आपकी बात बता दीजिए, वो सुनना है हमें। साहिल जी, मैं आपको बताऊं कि पुरानी सर्कमस्टांसेस क्या रही थी वो मैं नहीं पता, लेकिन अब की सर्कमस्टांसेस ये हैं कि बीएलओ पे दबाव है काम का दबाव इस मायने में है कि एसडीएम ऑफिस और डीएम ऑफिस से जो मॉनिटरिंग हो रही है, जो लोग लगातार फोन कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे आप रैंकिंग बनाते हैं कि कौन टॉप में कौन बॉटम में, तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट तो बॉटम में जाएगा ही, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट तो अपर में आएगा ही। इस वजह से उसका दबाव बीएलओ पे पड़ रहा है, और जब जो व्यक्ति रैंकिंग में नीचे आता है उसको तुरंत प्रभाव से फोन किए जाते हैं। इस तरीके से उन पे दबाव आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि रामगंज मंडी कोटा की एक एसडीएम साहिबा ने बीएलओ के घर पे पुलिस भेज दी क्योंकि उनकी प्रगति रिपोर्ट न्यून थी। अब आप बताइए, ऐसी हालत हो रही है। और बार 3-3 बार बीएलओ चक्कर काट रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं कि बीएलओ 18-18 घंटे मेहनत करके लगन से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको परेशान किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुपों में मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर ये मॉनिटरिंग और बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, फोटो डालने के लिए अगर मना कर दिया जाए, ये काम अगर हटा दिया जाए, तो निश्चित तौर पे बीएलओ टेंशन फ्री होके ये पूरा काम समय पे कर देंगे। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि नजदीकी चुनाव बंगाल में है, तो बंगाल में ये एसआईआर कराई जा सकती थी समय पे, लेकिन बाकी जो अदर स्टेट्स हैं उनमें ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं इलेक्शन की। तो उसको हम लोग सभी जो बीएलओज हैं उनकी तरफ से मैं कहना, रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको समय को बढ़ाया जाए। इतना दबाव है बीएलओ के ऊपर। वो 3-3 बार लोगों के घर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं। तो ये जो आत्महत्याओं की खबरें आ रही है, ये खबरों को हम किस तरीके से देखें? क्योंकि राजस्थान में भी देखिए 3 लोगों के बारे में कहा गया है, उसके पीछे का सच जरा बता दीजिएगा। क्या किस वजह से ये मौतें हुई है? 3 लोगों की मौत हुई है, 3 बीएलओ जी। हाँ, मैंने जो पूरी अभी बात बताई कि वो दबाव जिस तरीके का है उसकी वजह से हुई है मौतें। जब जयपुर में जो मौत हुई थी बीएलओ की, तो उसके बाद में मैं राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवीन महाजन जी, उनसे मुलाकात की और मैंने उनके सामने यही बात रखी थी कि बहुत बीएलओ बहुत दबाव में हैं। आप अपने डीएम और एसडीएम साहब को ये मैसेज कन्वे कीजिए कि आप उन पर दबाव ना डालें, बाकी जो है काम ये बीएलओ समय पर करके दे देंगे। अब तो वही बात मैं रिपीट करना चाहूंगा कि वो जो दबाव है उसकी वजह से बीएलओ को मौत हो रही है, और ये आंकड़ा अभी 15-16 का नहीं है। चलिए, अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 25 से 30 के बीच में। सुन लीजिए आप प्रदीप भंडारी जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पे। अब तो ये सीधे बीएलओ कह रहे हैं, ये तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, बीएलओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और देखिए उन पर सचमुच में दबाव है क्या, क्योंकि 1200 ज्यादातर वोटर्स के पास उन्हें जाना पड़ता है। और अगर हम देखें तो फॉर्म भरने के लिए उनको कितना समय लगता है वो भी हम वहां पर चला रहे हैं, ग्राफिक्स में बगल में चल रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। प्रदीप भंडारी, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। ठीक है साहिल जी, 2 बातें हैं। पहली तो आप और हम सबको निर्णय करना है कि भाई एसआईआर की एक्सरसाइज बिहार के अंदर हुई, वहां से तो एक भी कंप्लेन नहीं आई और वहां से पूरी एक्सरसाइज प्रॉपरली हो गई। यहाँ पे सडनली इस तरीके की खबरें कैसे आ रही है, पहली बात। और क्या हम लोग घुसपैठियों को रखना चाहते हैं, वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करना चाहते हैं? क्योंकि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स एक सैनिटाइज वोटर लिस्ट के होते हैं। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं रखना चाहते। सुनिए तो, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई सवाल नहीं है। नहीं, यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना। मैं बताता हूं, आज इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि सिर्फ बंगाल में ही कराना चाहिए था। भैया ये तो हर स्टेट में हो रहा है।
कल तक तृणमूल कांग्रेस कह रही थी जहां चुनाव है वहीं क्यों एसआईआर की एक्सरसाइज होती है। आज खुद तो उत्तर प्रदेश में क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? उनका आगे का सवाल सुन लीजिएगा। साबित हो गया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कुछ नहीं है। बाकी अगर किसी की आज ये एक्सपोज हो गया तृणमूल कांग्रेस, अरे काहे चिल्ला रहे हो, अरे काहे चिल्ला रहे हो रोहित जी, अब एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए। अरे उसी इलेक्शन कमिश्नर में 2024 में तुम्हारी सीटें आई थी, उसी ये देखिए कैसे बौखला है, उसी इलेक्शन कमिश्नर में 2024 में की सीटें आई थी। ये बौखलाहट इसीलिए क्योंकि घुसपैठी अलग-अलग ये सिलेक्टिव हियरिंग ठीक नहीं है। जरा एक मिनट शांत करिए दोनों को शांत करिए प्लीज, दोनों को शांत करिए प्लीज। प्रदीप भंडारी, आप सिलेक्टिव हियरिंग मत करिएगा। उन्होंने ये कहा कि ठीक है पश्चिम बंगाल में करना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि बाकी राज्यों में जहां चुनाव नहीं है वहां क्यों फोर्स कर रहे हैं जल्द से जल्द करने का, उत्तर प्रदेश में क्यों फोर्स कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया उस पर बात करेंगे, वो भी तो सवाल उठाया जा रहा है। समय दीजिए, वक्त है आपके पास। मैं फैक्चुअली ये गलत बात है साहिल जी, मैं बताना चाहता हूं कैसे। क्योंकि अगर आप डिटेल उठा के देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर डिजिटाइजेशन सबसे कम में हुआ है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है किसी व्यक्ति को, और अगर इनको लगता है तो चुनाव आयोग को ज्ञापन दे दें और अनुराग भदौरिया, हम कौन होते हैं इसमें बात करने वाले? पर क्या ये घुसपैठियों गए ही है सुप्रीम कोर्ट, अभी देखेंगे अलग अलग सुनवाई में क्या होता है। अनुराग भदौरिया, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फ्रेंडली प्रोसेस बोला था पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए, अरे बात सुन लीजिए। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उद्दंडता नहीं करेंगे जैसे दूसरों के बीच में कर रहे थे। सवाल है कि बार बार एसआईआर की बात होती है तो इनके गिरिराज सिंह दौड़ के बीच में आ जाते हैं। पता क्या कहते हैं? हिंदुओं की लाश पे ममता बनर्जी जी राजनीति करना चाहती हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यूपी में जो बीएलओ विपिन यादव मरे वो कौन थे? विनय कुमार वर्मा, सर्वेश गंगवार, ये कौन थे? मध्य प्रदेश में उदय भान, रमाकांत, सीताराम, मनीराम, शांति, ये कौन है? किस धर्म से आते हैं? आप जो बार बार उछल के आके बोल देते हो कि हिंदुओं की लाश पे, ये हिंदू नहीं है क्या जो बीएलओ जिनकी मौत हो रही है? तो सवाल उठता है कि आप सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं। भाई जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अभी इन्होंने बोला कि बीएलओ को जो धमकी देता है, अरे जो बीएलओ को धमकी अगर उत्तर प्रदेश में देता है तो आपकी सरकार है ना, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है ना, जो धमकी दे रहा है जेल में भेज दो। किसने आपको रोका है? कोई धमकी देता है बीएलओ को, कोई यहाँ दबाव में लाता है विपक्ष का, तो उसको जेल में भेज दो। और सुसाइड नोट, अब रोकिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए ऐसे डिबेट अगर साहिल जी कराएंगे, हम लोग उनकी पूरी बात सुनते हैं, हम बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कैसे होगा साहिल जी? नहीं बंद करवाइए, ये उद्दंडता ठीक नहीं है। हम लोग किसी के बीच में नहीं बोलते। प्रदीप भंडारी प्लीज। सुसाइड नोट, सुसाइड नहीं कहते सुसाइड नोट मिला, सुसाइड नोट को ये भी नहीं कहना कि उसमें जांच हो, करे सुसाइड नोट तो लिखा जा सकता है। अरे प्रभु, इतना अन्याय मत करो देश के ऊपर में। कोई सुसाइड नोट रखता है, लिख रहा, उसमें आपको विश्वास नहीं, तो कैसे आप लोग देश के अंदर एसआईआर कराना चाहते? उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात बता रहा हूं। अब आपको यहाँ पे कितने टीचर कहते हैं कम से कम 19 दिनों में 15 बीएलओ ने या तो आत्महत्या की, या हादसे मारे गए, या दवाओं में उनकी मौत हो गई। सवाल यह है कि यहाँ दो टीचरों ने भी इस्तीफा दिया। अब मैं आपको बताता हूं बीएलओ की परेशानियां क्या है। बीएलओ की परेशानी है, एक बीएलओ को मैंने फोन किया और उसका नाम अमित कुमार है, नाम लेके बोल रहा हूं, अमित कुमार जी उनका नाम है। हमने कहा हमारा आपने कार्ड नहीं बनाया, बेचारा दौड़ा 12:30 बजे, दिन में 12:30 बजे घर पे था, 12:30 बजे आया, हेलमेट लगा हुआ, हेलमेट उतारना ही भूल गया। कह रहा था मैं रात में जाता हूं, मैं 20 किलोमीटर दूर रहता हूं और मेरी ड्यूटी यहां पे लगा दी है। अरे यहां लोकल की लगानी थी, मेरी क्यों लगा दी? बेचारा हेलमेट बांधे हुए, हेलमेट में परेशान था, वो हेलमेट उतारना भूल गया। हम फॉर्म भर रहे थे लेकिन वो हेलमेट उतारना भूल गया क्योंकि उतने दवाओं में था। मैंने देखा प्रभु आप दवाओं मत आइए, मैं आपको चाय पिलाता हूं, हेलमेट उतारिए, आराम से बैठिए। आप उनको उत्तर प्रदेश के अंदर में 1 महीना भी चुनाव बाकी है, 1 साल करीब बाकी है, और आप इतना दबाव क्यों बनाना चाहते हैं बीएलओ के ऊपर में? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? आप उतना दबाव उनके ऊपर में बना रहे। मैं कहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन आप मैं जरा सहूलियत के लिए आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी, देखिए एक चीज सुनिए, देखिए अनुराग भदौरिया, प्रदीप भंडारी, मैं जरा सेग्रीगेट कर देता हूं। देखिए ना, देखिए एक सेकंड, मुझे एक छोटा सा इंटरवेंशन, मुझे एक छोटा इंटरवेंशन कर, 1 मिनट सुनिए। अरे एक छोटा इंटरवेंशन, अरे प्रभु एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए। देखिए सेग्रीगेट करिए ना मुद्दों को। प्रदीप भंडारी, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, अनुराग भदौरिया अपनी बात खत्म करेंगे, लेकिन मेरी सिर्फ बात इतनी सी है, 2 अलग अलग मुद्दे किए जा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर किसी का विरोध नहीं है,
कहने की कोशिश ये हो रही है कि जिस तरीके से झटपटाहट में, जल्दबाजी में 1 महीने के भीतर ये सारी प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश हो रही है, उसमें कहीं गलत लिस्ट ना बन जाए, यह सवाल यहां पर उठाने की कोशिश हो रही है। अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, प्रदीप भंडारी जवाब देंगे जल्दी से। देखिए साहिल जी नहीं, साहिल जी आपसे अनुरोध है, प्रदीप भंडारी का तो आवाज बंद कीजिए। हम लोग उनके बीच में नहीं बोलते, आप अन्याय कर रहे हैं साहिल जी, हम लोग के साथ में। हम लोग उनके बीच में नहीं बोले, हर एक के बीच में बोलेंगे, फिर आप उनको फिर टाइम दे देंगे रिवर्टल करने का। चलिए बोलिए, मुंह देखने के लिए आए हैं क्या यहाँ पे? नहीं, आप बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, मेरा इंटरवेंशन आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को मुद्दा बना के बार बार घुसपैठियों पे बात करना चाहती है, ये माहौल बनाना चाहती है। ये वो लोग हैं जो खुद ही असम से, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें, असम से इन्होंने इंप्लॉय बुलाए हैं, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ इन्होंने लखनऊ नगर निगम में रखा है। जब चुनाव आएगा तो उन्हीं को वापस भेजेंगे, कहेंगे घुसपैठिए वापस जा रहे हैं। ये सिर्फ माहौल बनाते हैं। इन्होंने बीएलओ पे प्रेशर बनाया हुआ, ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं। आपने बीएलओ को पूरी तरह से ट्रेन नहीं किया, बीएलओ को पूरी तरह से टाइम नहीं दिया, जनता को आप टाइम नहीं देना चाहते कि वो अपना फॉर्म भर पाए। आप हड़बड़ी में चाहते हो माहौल बनाने की कोशिश है, बाद में गड़बड़ी होगी, फिर कहोगे पश्चिम बंगाल के भीतर आप 2024 में करवाना चाहते हैं। आपकी राजनीति ये ठीक नहीं है। 2021 में जब चुनाव हुए, तब 60 लाख का फर्क था दोनों पार्टियों के बीच में, अभी वो 42 लाख का फर्क हो गया है। प्रदीप भंडारी, आता हूं आपके पास। संगीत रागी, क्या सचमुच में जो अनुराग भदौरिया यहां पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एसआईआर का सहारा लेकर कहीं ना कहीं ये वोट चोरी करने की कोशिश है, या एक तरीके से आरोप है? लेकिन 2021 में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के बीच 60 लाख वोटर्स का डिफरेंस था, अभी 42 लाख का डिफरेंस है 2024 के लोकसभा में। इसी को लेकर यह मुद्दा चल रहा है क्या जोरदार? 14 लाख का क्लेम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। साहिल, यदि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश होने से बचाना है तो एसआईआर जरूरी है, और एसआईआर यही बताता है कि हम वोटों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो भारत का नागरिक है, जो भारत वोटर है, जेन्युइन वोटर है, उसे वोट देने का अधिकार होगा, जो नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये तो वही काम कर रहा है जो राहुल गांधी चाहते थे कि वोट चोरी नहीं हो। ये तो वही काम कर रहा है जो बाकी लोग कहते थे कि वोट चोरी अभियान के उसका तो परिमार्जन किया जा रहा है। दरअसल चाहते क्या है ये चाहते हैं, और वहां तभी ये हो सकता है, एसआईआर तभी हो सकता है जब कलकत्ता प्रशासन और पश्चिम बंगाल का प्रशासन सहयोग करे। पश्चिम बंगाल का प्रशासन सहयोग इसलिए नहीं करेगा कि ये सारे के सारे गुटबैसी है, जो मैं तो मानता हूं कि करोड़ों में है और 3 पुश्तों से है। ये सारे के सारे घुसपैठिए राजनीतिक दामाद बने थे, पहले मार्क्सवादियों का, अब वो तृणमूल का बने हैं। चूंकि ये वोट बैंक 61 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पर 2000 से कम वोट पर वो जीते थे। शिकायतें राजस्थान से क्यों आ रही है? सुन लीजिए नहीं, राजस्थान से शिकायतें क्यों आ रही है? साहिल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के भीतर बीएलओ की लिस्ट आई, उसके बाद पता चला कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की शिकायत के बाद उनको हटा दिया गया। अब ऐसे में तो चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे ना कहीं कहीं। बिल्कुल सवाल उठाइए साहिल। हमारे घर में भी एसआईआर का फॉर्म आया है। इतना आसान फॉर्म है कि उसे भरने में मात्र 5 मिनट लगता है, और यदि कोई राजनीतिक पार्टी आपके साथ उसका कार्यकर्ता यदि आपके साथ सहयोग कर रहा है तो 5 मिनट भी नहीं लगता है। ये लोग को एक दिन में 30 फॉर्म से 40 फॉर्म के बीच उसको काम करवाना होता है। जहां पर सोसाइटी है, जहां पर गांव है, वो वहां पर एक बार फॉर्म दे देते हैं, वो भरते हैं, एक सहायता करने वाला होता है, एक साथ फॉर्म इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है वो एसआईआर को डिरेल करने के लिए है। चूंकि ममता बनर्जी घुसपैठिया राजनीतिक दामाद बन गए हैं, वो बंगाल को नहीं, स्वयं प्रकाश पुरोहित इसका जवाब देंगे, लेकिन डॉक्टर मीना जल्दी से बता दीजिएगा। संगीत रागी कह रहे हैं बड़ा ये आसान तरीका है, बहुत जल्दी में हो जाएगा, सचमुच पे इतने जल्दी खत्म होता है ये सारी प्रक्रिया? आप भी बता दीजिएगा, आप बीएलओ है, बता दीजिएगा आप जल्दी से। और भरना तो आसान है संगीत, लेकिन फॉर्म के लिए जो डेटा कलेक्ट करना है लोगों के घर पे, अगर किसी के घर पे गए हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग गए हैं, व्यक्ति को मिलना भी तो चाहिए। महिलाएं हैं, दूसरे अदर स्टेट्स की महिलाएं हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरे स्टेट से आई हैं जिनका कोई डिटेल नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनका आपसे 30 फॉर्म नहीं भरवाया जाता है दिन भर में, 8 घंटे में आपसे 30 फॉर्म नहीं भरवाया जाता है, तो बेहतर है रिजाइन कर दीजिए ना। किस लिए काम करते हैं?
30 संगीत जी, फॉर्म आपसे निकलवाया जाता है और आकर के नेशनल टेलीविजन पर आप कह रहे हैं अरे वो नहीं रुकेंगे। मीना जी बोल दीजिए जल्दी से, चोरी है, वो नहीं रुकेंगे। आप बोल दीजिए जो बोलना है आपको। दिक्कत लोअर बीएलओ हमारे इसलिए मर रहे हैं कि उनके अगेंस्ट एफआईआर हो रही है, आप समझ रहे हैं बात को, और महिलाएं हैं उनका डेटा नहीं मिल रहा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अदर स्टेट्स की महिलाएं हैं। चलिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आनंद दुबे भी बात करेंगे क्योंकि उनके यहां पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए स्वयं प्रकाश जी, चाहे नोटबंदी नहीं देखिए, सवाल खड़ा करना लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मगर चाहे नोटबंदी में लोग लाइन में मर गया हो, चाहे वोटबंदी में मर जाओ, ये पहली विध्वंसक सरकार है जो अपनी ऑफिस में बैठ के ऐसे फैसले देती है जिसमें जनता नहीं चुप रहो, बीच में मत बोलो, चुप रहो, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, हर समय किसी के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी बात सुनने की चर्चा खत्म हो जाएगी। पूरा देश सुन रहा है। स्वयं प्रकाश जी आप बोलिए। बदतमीजी करते हो, टीवी चैनल में बैठ करके सुनिए, ज्ञानेश कुमार जी की चाहे बेटी हो, चाहे उनके दामाद हो, बढ़िया ज्ञानेश कुमार जी की बेटी और दामाद को मलाईदार पोस्ट मिल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी मजबूर है ऐसे फैसले देने के लिए। सुनिए ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का फैसला आता है, आनंद दुबे 3 तारीख तक आपको बीएलओ को जल्दी से आनंद दुबे से एक प्रतिक्रिया लेनी है जी। ड्राफ्ट रोल तो मुंबई में भी आ चुका है। 11 लाख डबल वोटर्स वहां पर नजर आ रहे हैं। आप तो अलग बात को लेकर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन सवाल देखिए किस तरीके से उठाए जा रहे हैं। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, समय खत्म हो रहा है अपना। चलिए जी साहिल भाई नमस्ते। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास था कि ये निष्पक्ष चुनाव करवाएगी, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाई दे रहा है, लोग अब कहना शुरू कर दिए कि चुनाव आयोग किसी विशेष पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और महानगर पालिका के चुनाव 1-2 महीनों में घोषित होने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मतदाता सूची आई है उसमें एक व्यक्ति का 103 बार नाम है और हमारे यहाँ एक पूर्व महापौर किशोरी ताई पेडनेकर, उनका 3 बार नाम है और करीब करीब 11 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका 2 या 2 से ज्यादा बार नाम है। हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी समय अगर आप चुनाव करवाने वाले हैं तो कम से कम विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता महाराष्ट्र में थी, उस महाराष्ट्र को 12 में नहीं रखा। ये जो बीच में बड़बोलेपन है, इनको शायद बुद्धि कम है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र का नाम उन 12 सूची में नहीं है जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता विशेष गहन पुनरीक्षण की थी। हमारे उत्तर भारत में कहावत है, जहां होना चाहिए वहां तो नहीं हो रहा, तो समझी के लगल पियास। जब सामने बारात आ गई है और ये पानी पीने के लिए पानी खोज रहे हैं, इनको बुद्धि नहीं है। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां एसआईआर की व्यवस्था सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, जिस चुनाव आयोग ये लोग कह रहे थे जहां चुनाव हो रहा है वहां होना चाहिए एसआईआर। 5 सेकंड। जिस प्रकार मैं इनको बोलने नहीं दूंगा साहिल भाई, ये सबके बीच में उछल कूद करते हैं, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा जब तक ये पूरी बात नहीं सुनेंगे। ये विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते, नहीं, आपको हमें संरक्षण देना होगा। जब तक विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, ये हम इनको बोलने नहीं देंगे। साहिल भाई एक बात बताइए, चुनाव आयोग के पास साल भर क्या काम होता है? 365 डेज काम क्यों नहीं करता? जब चुनाव समाप्त होते हैं तो चुनाव आयोग को रोड थोड़ी बनाना है, चुनाव आयोग को रेलवे थोड़ी बनाना है, चुनाव आयोग को फाइनेंस थोड़ी बांटना है, चुनाव आयोग को स्वास्थ्य विभाग थोड़ी समझना है, चुनाव आयोग को शिक्षा थोड़ी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। सबको शांत करिए। प्रदीप भंडारी 10 सेकंड है आपके पास, सबको शांत करिए। 10 सेकंड है आपके पास प्रदीप भंडारी, जल्दी से। ये रंजीत मीना यहाँ पे इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले रहे। ये रंजीत मीना यहाँ पे क्लियरली कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी की चीजों को शेयर करते हैं। तो रंजीत मीना कोई बीएलओ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इनकी व्यू पॉइंट कलर्ड है और बीएलओ वहां पे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं 80,000 से ज्यादा। इसको कॉन्स्पिरेसी के अंदर डीरेल कर रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर हल्ला कुछ खत्म नहीं हो रहा है और अभी भी यह बात देखी जा रही है कि नोएडा के भीतर 60 बीएलओस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसी तरीके का माहौल पूरे देश में भी नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि 63% तक फॉर्म्स उनके पास डिजिटाइज्ड के फॉर्मेट में आ चुके हैं, यानी प्रक्रिया एक तरीके से पूरी हुई है। जब ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी
तब नए सिरे से नए सवाल खड़े हो सकते हैं और तभी देखना होगा कि विपक्ष जो आज सवाल उठा रहा है वो सचमुच में सजेशन ऑब्जेक्शन में क्या जाकर अपनी बात रखता है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल